नमस्कार। 2022 346 जीसी सेकेंडरी फिजिक्स के सेट के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि अब हमने शुरू किया है कि एक ही सेट को 3 जगह हम बांटेंगे जिससे आराम से डिस्कशन हो सके, ना आपके दिमाग में जल्दी हो ना हमारे दिमाग में जल्दी हो। 3 क्वेश्चन मैं पहले सेट पार्ट में बता चुका हूँ। 4 का क, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, और एक चित्र दिया है, इसमें ए और बी के बीच की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। सी का मान ज्ञात करना है। धारिता किसे कहते हैं? कैपेसिटी। किसी बर्तन में कोई पानी भरोगे तो उसकी कैपेसिटी होगी ना। तो धारिता का मतलब है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। किस सीमा तक जाकर आवेश को ग्रहण कर सकते हैं उसे उस पात्र की, उस चालक की धारिता कहेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आता हूं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड जो हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं? ये दोनों, ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्या आएगा? जो आएगा 2 और 2 4। समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। मान लिया C3 ये आया कुल धारिता, इन दोनों की कुल धारिता। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, क्या आया? 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। अब ये 4 माइक्रोफैराड जो आया है, अब ये क्या होगा? ये चित्र ऐसा चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही तो होगा ना। अब क्यों होगा भाई? इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों की जगह 4 का लगा देंगे। वैल्यू मतलब वही तो इक्विवेलेंट हुई कि भाई इन दोनों की जगह एक 4 का आ गया अकेला। अब उसने क्या कहा है? ये C माइक्रोफैराड है, ये है ना, और कुल धारिता 2 दे रखी है, C का मान पूछा है। अब आप देखिए ये दोनों किस क्रम में? एक ही तार में है ना। जब ये एक तार में है तो ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गए। मान लिया इन दोनों को जोड़ने के बाद C4 धारिता आई, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1 उल्टे करके जुड़ते हैं 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, और C4 की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं ये करूंगा कि इन दोनों की जगह 4 और 4 की जगह 4 और 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ये ठीक वही काम कर रहे हैं जो अकेला 2 करेगा। तो इन दोनों को मिटा देता हूं, और इन दोनों को मिटाने के बाद केवल इनकी जगह एक ही संधारित्र आएगा, और वो संधारित्र कितने का होगा? वो संधारित्र होगा 2 का। यही तो है इसका बात का मतलब। ठीक, अब ये 2 और 2 किस क्रम में आ गए? आपको दिख रहा है, आप बंद परिपथ बना रहे हैं ना, तो समांतर क्रम में। तो ये मान लिया C5 आ गया आप, और C5 में सीधे होकर जुड़ जाएंगे 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। यानी अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं फिर से इन दोनों को मिटा दूंगा, और इनकी जगह 2 और 2 की जगह क्या जाएगा? एक संधारित्र आ गया, और वो संधारित्र आया कितने का? 2 का, नहीं 4 का। अब बताइए, ये दोनों एक ही रेखा में है, श्रेणी क्रम में है, और कुल धारिता 2 है, यानी इन दोनों की जगह कुल धारिता 2 है। ठीक, मान लीजिए कुल धारिता अब 1/C6 है, वो 1/C प्लस 1/4, और कुल धारिता दे रखी है 2। तो यहां से मेरी धारिता C का मान कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? और C की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आपकी आ जाएगी, जो भी आएगी आ जाएगी। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के ऊपर आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल चूंकि मैं पहले कर चुका हूं तो वो आप अपलोडेड हैं। मैं केवल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसका किरण आरेख बनाइए। यदि इस दूरदर्शी के अभिदक्षक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 250 सेमी और 5 सेमी है। अब देखिए 250 सेमी फोकस दूरी अभिदक्षक लेंस की है। अभिदक्षक लेंस की फोकस दूरी को FO कहते हैं, और वो 250 सेमी है। नेत्रिका की फोकस दूरी को FE कहूंगा, वो 5 सेमी है। चूंकि दोनों लेंस उत्तल होते हैं तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। उसने पूछा तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका और अभिदक्षक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब। अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस FO बटे FE माइनस 250 बटे 5 माइनस 50 से, बस मात्रा का आपको होगा नहीं क्योंकि एक जैसी यूनिट है। बीच की दूरी का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई का फॉर्मूला होता है FO प्लस FE। 250 प्लस 5 बराबर 255 सेमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है चौथा। पांचवा क्वेश्चन, अर्धचालक क्या है? अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाइए। अर्धचालक पता ही है, उसमें अपमिश्रण जब हम करते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, तो उसके प्रभाव को आप पढ़ लीजिएगा। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरा 5 का गए है, जो अच्छा क्वेश्चन है। यंग के प्रयोग में 0 क्रम और 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से 11.50 मिमी और 14.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होती हैं। इसे थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। यंग का प्रयोग है, यहां स्रोत था, याद होगा, 2 रेखा छिद्र थे S1 S2 यंग के प्रयोग में, और ये पर्दा है, पर्दे पर फ्रिंज बन रही है। उसने कहा कि पर्दे पर एक तो 0 फ्रिंज बन रही है, ये 0 फ्रिंज, और एक 10वीं फ्रिंज बन रही है, 10वीं दीप्त फ्रिंज। और ये जो दूरियां हैं इनकी, वो किसी रेफरेंस पॉइंट से, मान लिया ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लिया ये रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट से जो 0 फ्रिंज है वो दूरी है उसकी 11.50 मिमी। बड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, जल्दी नहीं है मेरे दिमाग में। और जो 10वां पॉइंट है, उस 10वीं फ्रिंज है, उसकी दूरी है 14.50 मिमी। ठीक है, अब ये कहा, ये कब है? जब हम प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो प्रकाश जा रहा है इधर से वो 6000 एंगस्ट्रॉम का है, तब है। अब उसने ये कहा कि अगर हम प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 की जगह 5000 कर दें, तब इनकी स्थिति क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें ऐसा करेंगे हम, चलो ये रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, ये सेंटर पॉइंट को तो मैं C कह दूं, ऊपर वाली फ्रिंज को P कह दूं, और रेफरेंस पॉइंट को मैं O कह देता हूं। अभी मैं केवल 6000 एंगस्ट्रॉम की बात करूंगा, जो पहले प्रकाश डाला, 5000 की बात नहीं करता हूं। ठीक, अब ये जो दूरी है, इस दूरी में कितने फ्रिंजें बनी है P और C के बीच? मेरे ख्याल से 10 फ्रिंज आई है ना, 10 फ्रिंजें बनी है। तो 10 फ्रिंजें कितनी दूरी में फैली हैं, ये कैलकुलेट करो पहले आप, क्योंकि भाई रेफरेंस पॉइंट की कोई बात ही नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो CP। ये जो CP दूरी है, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? OP माइनस OC। OP कितना है? 14.50 माइनस 11.50, ये दूरी आई 3 मिमी। यानी कहने का मतलब क्या है, इन 3 मिमी दूरी में 10 फ्रिंजें हैं, इनके बाद ब्राइट फ्रिंज है और वैसी फ्रिंज भी है ना, अदीप्त भी होंगी, दीप्त भी होंगी, ब्राइट हैं, डार्क होंगी, पर फिलहाल 10 फ्रिंज हैं। तो यहां पर एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? एक फ्रिंज की चौड़ाई को W कहते हैं, वो होगी 3/10 बराबर 0.3 मिमी। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रिंज की चौड़ाई क्यों कैलकुलेट की? तरंग दैर्ध्य बदली है भाई, तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम कर दी, तो जब तरंग दैर्ध्य बदली है तो फ्रिंज की चौड़ाई तो बदली होगी ना। क्यों बदलेगी फ्रिंज चौड़ाई? फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है W बराबर कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। कैपिटल D और स्मॉल d कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में है ही नहीं, कांस्टेंट है। यानी फ्रिंज चौड़ाई W प्रोपोर्शनल लैम्डा, यानी फ्रिंज चौड़ाई बदलेगी W1 बटे W2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ठीक, अब आप बताओ W1 कितना आया है? 0.3। W2 कैलकुलेट कर लूंगा, और W2 कैलकुलेट करके लैम्डा 1 कितना था जो तरंग दैर्ध्य थी पहली? 6000, और फिर कितनी हो गई? 5000। एंगस्ट्रॉम में रहने देता हूं क्योंकि कट जाएंगे आपस में।
जिन तीनों बिंदु से तीनों बिंदु चलो काट देता हूँ। W2 बराबर क्या आया 0.3 गुणा 5 बटे 6, पॉइंट से नीचे 0 बढ़ा दिया, 3 से 6 काट दिया 2 बार, 2 से 0.25 आ गया जी भाग करके 0.25 मिमी। यानी जो फ्रिंज चौड़ाई पहले 3 मिमी थी, अब वो फ्रिंज चौड़ाई 0.25 मिमी हो गई ना 0.25 मिमी। अब आप देखो जब फ्रिंज चौड़ाई चेंज हो गई, जब फ्रिंज चौड़ाई चेंज हो गई, इसका मतलब है जो बीच का गैप है वो कम हो गया होगा या ज़्यादा हो गया होगा, जो भी होगा, है ना भाई। पहले 10 फ्रिंजें थी 3 मिमी में, अब मैं चेक करूंगा कि 10 फ्रिंजें कितनी दूरी में आएंगी। इसे दोबारा न करने से अच्छा ये है कि मैं इसे थोड़ा सा रिपीट ये नहीं करता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा पोर्शन को यहाँ से, ठीक। अब आप देखिए अब क्या होगा, अब जो 10 फ्रिंजें होंगी तो 10 फ्रिंजें कितनी दूरी में फैलेंगी, 10 फ्रिंजों का परास क्या होगा। अब पहले फ्रिंज चौड़ाई 0.3 मिमी थी, अब फ्रिंज चौड़ाई 2.5 मिमी आई है, तो 10 फ्रिंजों का परास होगा 10 गुणा 2.5, यानी कितना होगा 0.25 था क्या, 0.25 था वो, तो 2.5 मिमी आया। ऐसे कर देता हूँ सही, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो एक फ्रिंज चौड़ाई आई थी वो 2.5 आई थी, 0.25 आई थी, यहाँ लिखा था ना नीचे, तो 2.5 मिमी आई है। क्लियर, यानी 2.5 मिमी में अब 10 फ्रिंजें फैलेंगी, पहले 10 फ्रिंजें फैल रही थी 3 मिमी में। यानी अब क्या होगा, अब रेफरेंस पॉइंट वही है, केंद्रीय फ्रिंज जहां बन रही थी वहीं बन रही है, तो 10वीं फ्रिंज की स्थिति क्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा हल्का क्वेश्चन है। देखो अब ये दूरी जो थी वो तो 11.5 होगी ही होगी। अब जो गैप बीच का आया है, पहले सीपी गैप था, वो जो गैप है ये चेंज हो जाएगा, और चेंज कितना हो जाएगा 2.5 मिमी चेंज हो जाएगा, और ये पूरा क्वेश्चन मिमी में है, तो ये आया 14 मिमी पर वो 10वीं फ्रिंज अब होगी। क्लियर, और उसने ये तो पूछा था कि 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। गैप चेंज हो गया उनके बीच का, गैप क्यों चेंज हुआ, फ्रिंज चौड़ाई कम हो गई। फ्रिंज चौड़ाई कम क्यों हुई, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो गई भाई, वो तरंग दैर्ध्य कम हो गई तो 6000 से 5000 आई, तो सब कुछ हो गया, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और एक क्वेश्चन दिया है, ये LCR परिपथ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है ये, और जब भी ये आता है तो बच्चों का मज़ा आ जाता है। देखो L के सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट है, ये बंद परिपथ है सब। C के सिरों पर विभवांतर 11 वोल्ट है, R के सिरों पर विभवांतर 9 वोल्ट है, और पूछा है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। 20 वोल्ट विभवांतर L के सिरों पर है, उसे VL कहूंगा, C के सिरों पर को VC कहूंगा, R के सिरों के बीच विभवांतर को VR कहूंगा, और परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला होगा V² बराबर VR² प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। VR की वैल्यू 9 का स्क्वायर, VL डिफरेंस VC 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि VL बड़ा है तो VL में से VC घटा लेंगे, और अगर VC बड़ा है तो VC में से VL घटा लेंगे। कलांतर का फॉर्मूला होगा tan phi बराबर VL डिफरेंस VC अपॉन R, VL डिफरेंस VC अपॉन R। नीचे क्वेश्चन दिया है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो तारों के बीच बल का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं है तो याद कर लो, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भैया, थोड़ा बहुत नहीं आता है। और उसने साथ साथ ये कहा है यहाँ पर, देखो दो तारों के बीच बल का फॉर्मूला F/L बराबर μ0/4 पाई 2 I1 I2/R। उनके बीच धारा, अगर दो तार हैं, अगर दोनों तारों में धारा एक दिशा में होती है तब बल आकर्षण का होता है, काहे का होता है, और अगर धारा विपरीत दिशा में होती है तब बल प्रतिकर्षण का होता है।
प्रकृति पूछी उसने, 1 नंबर तो ये इसी बात का हो जाएगा। ठीक, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पता ही है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, यहाँ 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, इधर x, ये बिंदु बीच में D दे रखा है। मैं उसका शॉर्टकट बना रहा हूँ, मैं पूरा चित्र नहीं बना रहा हूँ। वो चित्र आप देख लेंगे अपने अनसोल्ड में या जहाँ भी आपका पेपर मिलेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कौन सा अनसोल्ड मैं यूज करता हूँ। बेटा मैं अनसोल्ड यूज नहीं करता हूँ, मैं इसमें जो पेपर मुझे मिल जाते हैं पिछले सालों के आए हुए उसमें से उठा लेते हैं। ये एक 4 चित्र, ये चित्र दिया हुआ है और ये कहा है बीच में संतुलन की स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो तार हम यूज करते हैं ना मिश्र धातु का, उस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, उस तार की लंबाई 1 मीटर होती है। इस वजह से मीटर सेतु को मीटर सेतु नाम दिया। अब ये लंबाई 100 सेंटीमीटर है, एक तरफ का हिस्से की लंबाई जो A और D नाम दिए हैं और ये B है, ये C है, तो ये लंबाई कितनी होगी? 100 - 52, 100 - 52, यानी ये लंबाई होगी 48। x की वैल्यू पूछी है। x का वैल्यू पूछने का यहाँ मतलब सीधा है P/Q बराबर R/S। एक व्हीटस्टोन सेतु का सिस्टम आता है कि बीच वाले तार में धारा नहीं बहती है अगर ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, सबसे पहले ऊपर के 2 प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ रहे हैं? ये समांतर क्रम में है। पहले 10 ओम और 5 ओम को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वो उल्टे होकर जोड़ते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर्मूला होता है। तो 1/R बराबर यहाँ 10 LCM आया 1 + 2, 1/R = 3/10 और R = 10/3 ओम। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है केवल कि अगर हम चाहें इन 2 प्रतिरोध को हटा सकते हैं और इन 2 प्रतिरोध को हटाने के बाद इन 2 की जगह एक प्रतिरोध कर लेंगे, है ना, एक प्रतिरोध कर लेंगे और उस एक प्रतिरोध को कैसे करेंगे हम? कितने ओम का लिखेंगे? 10/3 ओम का। क्यों ऐसा इसमें से किया? आप भी तो करते हैं ऐसा आम जीवन में। क्या कह रहे हो, कब करते हैं? हम आम जीवन में जब करते हैं, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें 500-100 के हमारी जेब में कई सारे नोट पड़े हैं, 100 उसे हम 500 में कन्वर्ट करते हैं, तो हम किसी भी दुकानदार पर जाकर कहते हैं 5 नोट की जगह 1 नोट दे दे, तो 100 के 5 नोट लेगा ना, 1 नोट 500 का दे देगा, यानी 500 रुपये 100 के 5 रुपये के इक्विवेलेंट हैं। इसी प्रकार 2 प्रतिरोध हटा दिए, 1 प्रतिरोध लगा दिया। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए 1 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध, कुछ मान लीजिए 1 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध स्मॉल r है, तो 52 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध 52R होगा, 52R होगा, और 48 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध 48R होगा। व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला याद है? P/Q = R/S। P की जगह x, Q की जगह 52R, Q की जगह R की जगह 10/3 और S की जगह 48R। R 0 नहीं है तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है x/52 10/3 × 48 और x की वैल्यू आ जाती है 52 × 10/3 × 48। इतने ओम मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलता हूँ, ये तो ले लिया मैंने क्वेश्चन। खंड या हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पता ही है, हाइड्रोजन परमाणु है और उस हाइड्रोजन परमाणु में Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर और लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। बहुत अच्छी बात। अब आप बताएं पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी? यहां पर अगर हम पहली कक्षा की ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी -13.6, n की जगह 1 रख लूंगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर दूसरी कक्षा की कितनी होगी, -13.6/2 का वर्ग, n की जगह 2 लगाऊंगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा की कितनी होगी, -13.6/3 का वर्ग, भाग करूंगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा की कितनी होगी, -13.6/4 का वर्ग 16 होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस प्रकार आगे की कक्षाओं पे निकलती चली जाएगी। आखिरी वाली कक्षा कितनी होगी, जो अनंत पर है, अनंत वाली की 0 होगी। अब ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। फ्रैंक तथा हर्ट्ज के प्रयोग ने दिखाया था कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, किसने बताया था, किस प्रयोग से बताया था, फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथा ऊर्जा स्तर, पांचवा ऊर्जा स्तर, छठा ऊर्जा स्तर, सातवां ऊर्जा स्तर, आठवां, और धीरे धीरे चलता चला गया अनंत तक। ये गैप कम क्यों किया, पता है ना, ये ऊर्जा का अंतर है। पहली ऊर्जा है, पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, दूसरी में -3.4, इनका अंतर 10.2, 10.2, तीसरी में -1.51, इसी वजह से मैंने कैलकुलेट किया था, चौथी में -0.85, यानी गैप कम होता चला जाएगा ऊर्जा का। मुझे बताना है लाइमन और बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी पहली श्रेणी होती है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में होता है तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवे से पहले में, तो ये लाइमन श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, लाइमन। बामर के लिए क्या होता है, दूसरे में आती हैं रेखाएं। संक्रमण किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है तो बामर श्रेणी। लाइमन, बामर। बामर के बाद कौन सी आती है, पाश्चन, तीसरे में। ये मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, पाश्चन। चौथे में आएगी तो ब्रैकेट, और पांचवे में आएगी तो फुंड। ये याद है ना आपको, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ये लाइमन है, बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। यहां लिख दीजिएगा। ये लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है, ये अलग क्वेश्चन इसमें नहीं है, अनसोल्ड में इस समय नहीं आता है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, बामर दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, और ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में पड़ती हैं। हमें कौन सी दिखाई देती है, केवल दृश्य क्षेत्र, केवल बामर श्रेणी। आगे क्वेश्चन था, दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कीजिए। दोनों की प्रथम, यानी लाइमन की प्रथम और बामर की प्रथम। चलो, ये लाइमन की प्रथम कौन सी है पता है आपको, ये लाइमन की प्रथम। और बामर की प्रथम कौन सी है, ये। लाइमन की प्रथम के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊर्जा स्तर में आया n1 = 1, और कौन से आया, दूसरे से। और बामर के लिए तीसरे से आया, कौन से में आया, पहले में, दूसरे में। क्या पूछा है, ऊर्जा का अंतर बताना है। ठीक, बताते हैं। इसी से बता देंगे ना। ठीक, आप देखो, मैंने तो निकाल रखा है आपको ऑलरेडी पहले। ठीक है, यहीं से आपको बता देते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत यहां नहीं है। ठीक है, आप देखो, यहीं पर हमारा काम हो जाएगा, बोर्ड मिटाने की जरूरत नहीं है। बताओ, लाइमन की जो प्रथम है वो कहां से आ रही है, दूसरे से पहली में। तो लाइमन की प्रथम के लिए मैं क्या करूंगा, अंतर कितना होगा, दूसरा माइनस पहला। दूसरे में ऊर्जा -3.4 और पहले में ऊर्जा -10.2 आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बामर की प्रथम के लिए क्या करूंगा, तीसरे से दूसरे में। तो बामर की प्रथम E3 - E2। E3 कितना था, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, और E2 तो ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया है क्वेश्चन, और कोई नहीं।
आगे कहा हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आयनन का मतलब जान रहे हैं आप? आयनन का मतलब होता है, आयनन किसे कहते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ा है। आयनन का सीधा सा मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से निकलकर बाहर चला गया। बाहर कहाँ चला गया? पदार्थ से बाहर, अनंत। तो आयनन ऊर्जा कब आएगी? आयनन ऊर्जा आती है, आप तो Nv ऊर्जा स्तर पता है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन ऊर्जा के लिए हमेशा पहले ऊर्जा स्तर में ऊर्जा निकालना, पहले में, और अनंत में, अंतिम में, अनंत पर चला गया। अनंत से भाग करेंगे 0 आएगा। आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E अनंत माइनस E1। आयनन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है परमाणु से। E अनंत माइनस E1, 0 माइनस -13.6। सिंपल क्वेश्चन इतना भी आ जाता है पेपर में कभी कभी। ये आयनन ऊर्जा आया। आयनन विभव अगर वो पूछता, आयनन विभव अगर वो पूछता तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनन ऊर्जा आंकिक में उतने ही वोल्ट आयनन विभव, और वो होता 13.6 वोल्ट। ठीक, अब पार्ट 3 में मिलते हैं इसी सेट के। पार्ट 3 में आप देखना ध्यान से। थैंक यू।